स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग 11th क्लास का हिस्ट्री देखेंगे और पहला चैप्टर जो है इसका उससे क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है समय के प्रारंभ से। समय के प्रारंभ से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे या इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा ही हम लोग इस चैप्टर का पूरा जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन और आंसर ये जल्दी जल्दी होगा क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करना है। चलिए तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। यानी कि जो जैव उद्विकास सिद्धांत दिया गया है, उद्विकास सिद्धांत, उसके जनक कौन थे? तो जो जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक है वो लेमार्क को माना जाता है। किनको माना जाता है? लेमार्क। जो आपका अ नंबर है इसमें ये लेमार्क जो है जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक है। देखिए जो ये लेमार्क है इनका पूरा नाम बैप्टिस्ट लेमार्क था और ये फ्रांस के रहने वाले थे, यानी कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने एक शोध था जिसका नाम था फिलासफिक जूलॉजिक, ठीक है क्या? फिलासफिक जूलॉजिक, जो 1809 ईस्वी में ये जो फिलासफिक, कौन सा? फिलासफिक जूलॉजिक, फिलासफिक जूलॉजिक, इसी में ये बताते हैं, इसी में ये जैव उद्विकास का सिद्धांत देते हैं। जो ये शोध है फिलासफिक जूलॉजिक, इसी में ये अपना जैव उद्विकास का सिद्धांत देते हैं। कब? 1809 ईस्वी में ये देते हैं। देखिए ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि जो सभी जीव है वो उनके अंग विद्यमान है, उसमें आंतरिक बल के कारण क्या हो रहा है? वृद्धि होती है, ठीक है। जो जीव है उसके जो अंग होते हैं उसमें आंतरिक एक बल होता है, ठीक है। उसी आंतरिक बल के कारण में उस जीव के अंग में वृद्धि होता है। अगर उस माने कोई भी अंग का नियमित रूप से आप उसके माने उपयोग में नहीं लेते हैं, अगर किसी अंग को नियमित रूप से उपयोग में नहीं लेते हैं तो वो अंग अधिक विकसित नहीं होगा, ये इनका कहना है। और इसी फिलॉसफी की जूलॉजिक थ्योरी में, जियोलॉजिक थ्योरी में ये कह रहे हैं लेमार्क महोदय, ठीक है। उनका ये भी कहना था कि अगर किसी अंग का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो अंग अपघटित हो जाएगा। यानी कि अगर कोई मान लीजिए आपका हाथ है, अगर इसका यूज नहीं कीजिएगा तो ये हाथ काम करना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर है कि पृथ्वी पर 3 अरब वर्ष पूर्व सूक्ष्मतम जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ? यानी कि जो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों का जो मतलब क्या बोले आविर्भाव हो रहा है, आ रहे हैं सूक्ष्म जीव, वो किस युग में आ रहे हैं? तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्राजीव युग। पृथ्वी का जो निर्माण है हम लोग जानते हैं कि वो 4 अरब 70 करोड़ की पृथ्वी की आयु है, ठीक है। इस आयु में 3 अरब वर्ष पूर्व में बहुत ही सूक्ष्मतम जीव मतलब बहुत छोटा जीवों का उद्भव हुआ, यानी कि अस्तित्व में वो लोग आए, ठीक है। ये अस्तित्व मात्र अनुमान के आधार पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि जो प्राजीव युग है उसमें प्रारंभिक जीव युग आया, उसके बाद पानी के जैसा लिसलिसा झिल्ली यानी कि जो काई होता है ना, काई के जैसा जीव वह पौधे अस्तित्व में आए। तो एक और बात यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु है, उसमें 3 अरब में बहुत ही छोटे जीव आए, बहुत छोटे जीव आए। यानी कि 1 अरब 70 करोड़ तक कोई जीव का यहाँ चर्चा नहीं है, यानी कि पृथ्वी जीव विहीन है 1 करोड़ 70 अरब तक। पृथ्वी पर 3 अरब वर्ष पूर्व सूक्ष्मतर जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ? तो ये प्राजीव युग में हो रहा है। चलिए आपका आंसर ब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में
एडवर्ड लुईस महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे? यानी कि जो शिवालिक पहाड़ियां है उसमें, शिवालिक पहाड़िया में 1934 ईस्वी में एडवर्ड लुईस महोदय किस जीवाश्म की खोज करते हैं? मतलब ये जो मानव के प्रकार है जो आ रहे हैं मानव क्रम से, ये सब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा मानव का खोज किया गया था ये 1934 में। ठीक है, तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा रामापिथेकस हो जाएगा। रामापिथेकस जो है ये पहला मानव है, लेकिन इसको आदि पूर्वज नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये रामापिथेकस है ये जंगलों में ही रह गया, ये जंगल में ही रह गया और ये आदमखोर भी था। ठीक है, यही रामापिथेकस पिथेकस का खोज वही एडवर्ड लुईस, कौन? एडवर्ड लुईस महोदय ने किया था 1934 ईस्वी में। ये शिवालिक पहाड़ी में टूटे हुए दांत व इसके खंडित हनु के भाग मिले हैं, उसी से अनुमान लगाया गया है कि नहीं ये रामापिथेकस के मानव है। इसका काल अगर हम लोग देखेंगे तो 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व इसका खोज हुआ था। फिर जो इस मानव का भौगोलिक विकास देखिएगा कि कहाँ कहाँ ये मिला है, तो ये आपको चीन में, भारत में, अफ्रीका में माना गया है। लेकिन मानव का जो मतलब कि मानव आया कहाँ से, किस महादेश से, तो ये अफ्रीका महादेश से मानव का उद्भव माना जाता है। कौन सा? अफ्रीका महादेश से। और जो ये है ये संभवतः ओरांग उटान के पूर्वज थे। कौन? किसके? रामापिथेकस ओरांग उटाव जो है उनके ही ये पूर्वज थे। देखिए मानव का जो क्रम है हम लोग देखेंगे तो पहला, सबसे पहले मानव आता है रामापिथेकस। रामापिथेकस, पिथेकस भी देता है, पिथिकस भी देता है। ठीक है, रामापिथेकस। दूसरा पर हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मानव का क्रम है। जैसे आप लोग होमोसेपियंस जानते हैं वैसे ही ये हो गया। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेमंड एडवर्ड। क्या नाम था? रेमंड एडवर्ड। इनका नाम था रेमंड एडवर्ड। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो खोज किए थे रेमंड रेमंड डॉट। रेमंड डॉट ने इसका खोज 1924 ईस्वी में किया था। इसको आदि पूर्वज मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मानव ये दो पैरों पर खड़ा होने का प्रयास भी किया, और इसमें ये रामापिथेकस देखिएगा 4 पैरों पर खड़ा हो चल रहा है। ये जो है ये 4 पैरों पर खड़ा हो रहा है। और रामापिथेकस भी अफ्रीकन्स थे और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी अफ्रीकन्स ही थे। ये भी क्या थे? अफ्रीकन्स ही थे, अफ्रीकन्स। ठीक है, ये भी अफ्रीका से थे, ये भी अफ्रीका से थे। ठीक है, जो ये रामापिथेकस है ये अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान से, कौन सा? ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान से कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिले हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर पर देखिएगा तो आ जाएंगे होमो हैबिलस। होमो हैबिलस यहां लिख देते हैं हम, होमो हैबिलस, हैबिलस। ठीक है, देखिए ये जो होमो हैबिलस है यह अपने हाथों से औजार बनाने लगा। क्या? औजार बनाने लगा। इस वजह से इस मानव को कारीगर मानव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पर आते हैं होमो इरेक्टस। कौन सा? थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं। 4 नंबर पर कौन आते हैं? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये जो मानव है होमो इरेक्टस, ये पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ, यानी कि अपने दोनों पैरों पे खड़ा होकर ये चलने लगा। ठीक है, ये पहला मानव है जो दोनों पैरों पर अपने चलने लगा। और होमो इरेक्टस के 2 भाग मिले हैं। कौन कौन सा? एक चीन से मिले हैं, चीन से, जिसका नाम है पिकिंग मानव। क्या नाम है? पिकिंग मानव। पिकिंग मानव ये चीन से मिला है। और दूसरा है जावा मानव। जावा मानव जो इंडोनेशिया से मिला है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया से मिला है। तो ये जो दोनों थे ये नरभक्षी थे, यानी कि इंसान को ही खा लेते थे, खा जाते थे ये लोग। ठीक है, फिर हम लोग 5वां नंबर का मानव देखेंगे। इसका नाम था नियंडरथल। नियंडरथल यहां से थोड़ा ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है नियंडरथल से। क्यों?
क्योंकि देखिए नियंडरथल जर्मनी के नियंडर घाटी से मिला है। सबसे पहला, यह मनुष्य को दफनाने की परंपरा क्या करता है, मनुष्य को दफनाने की परंपरा यहाँ से स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ ये देखिए कि जो ये श्रम का भी विभाजन कर देता है कि ये काम स्त्री करेंगी, ये काम पुरुष करेंगे। वैसे ही ये गुफा गुफा का भी विभाजन करते हैं, इस गुफा में या इस जगह पे स्त्री का निवास होगा और इस गुफा में इस जगह पे पुरुष का निवास होगा। यानी कि ये थोड़ा डेवलप हो गया है मानव, ठीक है। फिर हम लोग छठा नंबर में देखेंगे क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन मानव, क्रो मैग्नन मानव। अब देखिए ये क्या है कि क्रोमैग्नन मानव इतना विकास कर गया कि इसको आधुनिक मानव यानी कि प्रथम आधुनिक मानव इसको माना जाता है। प्रथम आधुनिक मानव, आधुनिक मानव इसको माना जाता है। यह चित्रकारी की शुरुआत कर देता है। जो ये मानव है, ये क्रोमैग्नन, ये चित्रकारी की शुरुआत कर देता है। चलिए ज्यादा डिस्कशन इस पे हो गया। यही 6 मानव का आपको याद रखना है। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए नेक्स्ट है कि पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस नाम यूजीन डुबाया ने किसे दिया था। तो जो यूजीन डुबाया नाम के एक वैज्ञानिक थे, यह जो है पिथिकेंथ्रोपस मानव किसको, जावा मानव को ये कहते हैं। जावा मानव कौन, होमो इरेक्टस के 2 भाग थे। जावा मानव यही इंडोनेशिया से मिला था। कहाँ से, इंडोनेशिया से जावा मानव मिला था। यह नरभक्षी था, ठीक है। और पिकिंग मानव जो है ये चीन से मिला था। ये कहां से मिला था, चीन से मिला था। ये चीन से मिला है, ये चीन से, ये इंडोनेशिया से। तो जो ये सबसे पहले तक ये किसका भाग है, तो होमो इरेक्टस का, ठीक है। जावा और पिकिंग मानव क्या था, नरभक्षी था, ठीक है। जो पिकिंग मानव है इसको क्या बोल रहे हैं, पिथिकेंथ्रोपस, और पिकिंग मानव को सिंथ्रोपस बोलते हैं। सिंथ्रोपस, सिंथ्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथ्रोपस बोलते हैं इसको। देखिए भारत में जो होमो इरेक्टस के प्रजाति है, ये 30 वर्षीय युवती के कपालखंड जो मिला था 1982 में। कब, 1982 ईस्वी में। जिसका खोज कौन किया था, अरुण कुमार सोनकिया। ये नर्मदा घाटी से खोजे थे, भारत में बता रहे हैं, नर्मदा घाटी से ये खोजे थे। कौन, अरुण कुमार सोनकिया, जो 1982 ईस्वी में, ठीक है। 30 वर्षीय कपालखंड से मिला था, युवती के कपालखंड था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि चीन में पिकिंग मानव की खोज से संबंधित है। मतलब कि चीन में जो पिकिंग मानव का खोज हुआ था वो कौन किया था, ठीक है। तो देखिए चीन में जो पिकिंग मानव है उस खोज में एक टीम थी, और उस टीम में ये जेजी एंडरसन भी थे, डेविडसन ब्लैक भी थे, और WC पेई भी थे। यानी कि इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तो पिकिंग मानव जो है, हम लोग ऊपर भी चर्चा किए कि ये होमो इरेक्टस का भाग है। इसका खोज चीन में हुआ है, और इसी पिकिंग मानव को हम लोग क्या, सिंथ्रोपस क्या कहते हैं, सिंथ्रोपस के नाम से हम लोग जानते हैं। और पिथिकेंथ्रोपस के नाम से किसको, जावा मानव को हम लोग जानते हैं। यहाँ ऊपर में हम लोग देखे हैं, ठीक है। होमो इरेक्टस के कौन सा 2 भाग हुआ था, पिकिंग और जावा। जावा कहाँ, इंडोनेशिया में, जो कि पिकिंग चीन में। और ये दोनों ध्यान रखिएगा कि नरभक्षी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नियंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन क्लार्क फुलरॉट, इन नाम है, क्लार्क फुलरॉट ने कहां से प्राप्त किया था। कौन सा, नियंडरथल मानव। तो देखिए जो नियंडरथल मानव है ये जर्मनी के एक घाटी का नाम था जिसका नाम नियंडर था। इसका जीवाश्म वहीं से मिलता है। यही नियंडरथल मानव है जो क्या करता है, दफनाने की परंपरा शुरू कर देता है, ठीक है। गुफा में रहने के लिए भी विभाजन करता है कि नहीं यहाँ मानव रहेंगे, यहाँ पुरुष रहेंगे। उसके साथ साथ देखिएगा कि श्रम विभाजन में, मतलब काम का भी विभाजन कर देता है कि ये काम मानव करेंगे, ये काम पुरुष करेंगे, ठीक है। तो इसका 6 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा आपका, जर्मनी, ठीक है। क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। चलिए गुफाओं में भी ये, और देखिए और एक बात, ये जो है ना नियंडरथल, ये आत्मा अमर है, इसमें भी विश्वास करता था। ये आत्मा अमर है, इसमें विश्वास कौन कर रहा है, तो नियंडरथल मानव ही, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रेमंड डॉट ने दक्षिण अफ्रीका के बेचुआनालैंड की टोंग घाटी से 1924 ईस्वी में किसकी जीवाश्म प्राप्त किए। तो जो बेचुआनालैंड है कि टोंग घाटी से ये लोग जो प्राप्त करते हैं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, किसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि अ नंबर आपका आंसर होगा, इसी को प्राप्त करते हैं। इसके देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का खोज कौन किया था, रेमंड डॉट। कौन किए थे, रेमंड डॉट ने। कब किए थे, 1924 ईस्वी में, यानी कि यहाँ दिया भी है 1924 ईस्वी में किए थे। इसको आदि पूर्वज मानते हैं। पहला माना कौन सा है, रामापिथेकस है। दूसरा कौन सा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। रामापिथेकस मानव का मतलब रूप में पहला ये मिलता है, मानव के रूप में जिस तरह का मानव हुआ था वो पहला मिलता है। लेकिन इसको हम लोग मानव, आदि मानव माने पुराना मानव हम लोग नहीं मानते हैं। सबसे क्यों, क्योंकि यह जंगल में ही रह गया और इसमें कोई भी मानव का गुण नहीं पाया गया। बस इसको शारीरिक रूप से देखा गया कि नहीं इस तरीके से है। ये 4 पैरों पर जानवर की तरह चलता था, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पर खड़ा होने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पर खड़ा होने का प्रयास किया। ठीक है, यह जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के बेचुआनालैंड के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक, कौन सा, ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान से इसका साक्ष्य मिला था। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है। कौन, प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है। तो जो निएंडरथल मानव है इसी को प्रथम दार्शनिक मानव माना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिएगा कि यह जो है दफनाने की, क्या चीज, इसे दार्शनिक मानव माना जाता है। क्यों, क्योंकि यह दफनाने की परंपरा शुरू कर देता है। इसकी खोज कौन किया था, 1856 में। 1856 में कौन किए थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन, कार्ल कार्ल फुलरट। ठीक है, कार्ल फुलरट ने इसकी खोज किया था। कार्ल फुलरट ने इसकी खोज किया था कहां से, तो जर्मनी के नियंडर घाटी से। जर्मनी के नियंडर घाटी से इसके जीवाश्म का खोज किया था। और ये जो नियंडरथल मानव है ये समूहों में निवास करने लगा। कौन सा, समूह में निवास करने लगा ये। और नियंडरथल मानव क्या किया, ने ही सर्वप्रथम आग, जो देख रहे हैं ना, आग जलाने का ज्ञान प्राप्त यही नियंडरथल मानव ने प्राप्त किया था। यह मृतकों को दफनाना भी आरंभ कर दिया, पता ही है। और कब्रों पर ये क्या कर, जब मृतक दफना देता था तो कब्र पर ये फूल के पंखुड़ी, क्या किया, फूल के पंखुड़ी और मिट्टी के बर्तन रख देता था। इसका मानना था कि नहीं ये लोग जो है, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखने लगा था। ठीक है, इस वजह से मिट्टी का बर्तन रख देता था और फूल का पंखुड़ी रख देता था निएंडरथल मानव। चलिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया। हम लोग अभी देखे कि आग का प्रयोग यही निएंडरथल मानव ने सर्वप्रथम किया था। निएंडरथल मानव कहाँ से, तो जर्मनी के निएंडर घाटी से इसका जीवाश्म मिला है। ये श्रम विभाजन कर देता है और श्रम विभाजन कर दिया, दफनाने की परंपरा शुरू कर देता है। ठीक है, और गुफा में ये लोग अपना बांट भी लिया कि नहीं इस गुफा में हम रहेंगे, इस गुफा में महिलाएं रहेंगी। इस तरीके से मैंने गुफा का विभाजन इसने कर दिया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर देख रहे हैं, अगर इतना देर पढ़ने के बाद आप लोग को लग रहा है कि नहीं हमको कुछ आगे से वो हो गया, तो अगर क्वेश्चन आता है तो कमेंट में कर दिया कीजिए। कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि नहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि आग पर जो बर्तन पकाकर या बर्तन बनाने की परंपरा ये मानव नवपाषाण काल में प्रारंभ करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये नवपाषाण काल होता क्या है। देखिए नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो अपनी पुस्तक एक थी इनकी जिसका नाम था, ये पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम में यह क्या, ये पुस्तक को पुस्तक में ये बताते हैं कि नहीं नवपाषाण काल शब्द का ये उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसी नवपाषाण काल के युग को गॉर्डन चाइल्ड एक साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक थे। ठीक है, वो कहते हैं कि नवपाषाण काल को
क्रांति कहा जाए, यानी कि क्रांति की संज्ञा कौन देते हैं नवपाषाण काल को? तो गार्डन चाइल्ड। अब ये पाषाण काल आया कहाँ से? तो हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल होता क्या है। देखिए, हम लोग देखेंगे कि एक होता है पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। काल का मतलब समय, यानी कि पत्थर वाला समय। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। कितना कितना भाग? 3 भाग में। कौन कौन सा? एक पुराना वाला पाषाण, सबसे पुराना, यानी कि पूरा पाषाण काल। क्या चीज? पूरा पाषाण काल। ठीक है। अगला हम लोग बांटेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि बीच वाला। ये हम लोग बांटेंगे नया वाला कि नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है। अब ये पूरा पाषाण काल में हम लोग 3 भाग में इसको बांटते हैं। क्या चीज? 3 भाग में। एक को कहेंगे पहला वाला कि निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। काल। दूसरा को कहेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा जो है इसको कहेंगे, तीसरा को हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि देखिए, पाषाण काल को 3 भाग में बांटे। क्या क्या? एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है, ये इसमें भी 3 भाग हम लोग किए। पूरा पाषाण काल याद रखिएगा। कौन सा? तो एक निम्न करिएगा और यही पूरा पाषाण काल लगा दे रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। एक मध्य पूरा पाषाण काल लगा दे रहे हैं, एक उच्च लगा दे रहे हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो यही नव पाषाण काल में क्या हुआ था? आग का खोज हुआ था। आग का खोज कब हुआ था? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में आप लोग देखिएगा पहिया का खोज होगा, मिट्टी के बर्तन के चाक बनाने के लिए होगा। और यहाँ पे जो नव पाषाण काल होगा, इसमें बृहद तौर पे पशुपालन प्रारंभ होगा। लेकिन पशुपालन प्रारंभ का शुरुआत मध्य पाषाण काल में होगा, लेकिन बृहद रूप में यानी कि बहुत बड़े तौर पे पशुपालन की शुरुआत यही नव पाषाण काल में होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, कि दक्षिण एशिया में लोहे के प्रयोग से पहले तांबे का प्रयोग हो चुका था, यह कथन क्या है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली जो धातु है वो है तांबा। मानव द्वारा प्रयोग किया प्रथम धातु कौन सा है? तांबा। तो लोहा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सबसे पहला ये बात। तांबा के साथ साथ हम देखेंगे सोना, चांदी, कांसा, टीन, ये सब का प्रयोग हो रहा है। जहां तक बात हुआ लोहा के प्रयोग का, तो लोहा का प्रयोग हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में देखिए, एक वैदिक काल होता है, तो वैदिक काल में 2 भाग, एक उत्तर वैदिक काल, सॉरी, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसको ऋग वैदिक काल बोलते हैं। तो यही उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व में, 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन यही लोहे का प्रयोग का साक्ष्य आपको एनसीईआरटी जो देता है, एनसीईआरटी, ये आपको 1200 ईस्वी पूर्व दिया है। 1200 ईस्वी पूर्व में बताया है कि लोहे का प्रयोग हो रहा है। फिर देखिएगा कि लोहे का प्रयोग 600 यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग भारत में देखने को मिलता है। और यही लोहे के प्रयोग से बहुत सारे परिवर्तन होंगे। इस परिवर्तन के वजह से ही यही महाजनपद का निर्माण होगा, जिसमें मगध का उत्कर्ष सबसे तेजी से और अच्छा से होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आज के मानव किस प्रजाति के हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है, यानी कि आज के जो मानव है, इस पहले तो समझिए कि मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। आज का जो मानव है ये होमोसेपियंस के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस का उद्भव ये 40,000 ईस्वी पूर्व, 40,000 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है। होमोसेपियंस का उद्भव 40,000 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
रेड इंडियन का मानव कहाँ का है जी? तो रेड इंडियन मानव जो है ये अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का रेड इंडियन मानव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं? तो देखिए गुफा चित्र जो है बहुत जगह से मिले हैं। तो क्या जो गुफा चित्रकारी है ये इसका साक्ष्य हम लोग इस ऑप्शन के अनुसार जर्मनी देखेंगे। जर्मनी देखिए गुफा चित्रकारी जो है हम लोग देखेंगे कि ये पूरा पाषाण काल में शुरुआत होता है गुफा चित्रकारी का। और जो ये गुफा चित्रकारी है ये देखेंगे कि 27,500 ईस्वी पूर्व में 27,500 ईस्वी पूर्व में ये हम लोग को गुफा चित्रकारी ये अफ्रीका में फिर देखेंगे फ्रांस में, अफ्रीका में, फ्रांस में, फिर देखेंगे स्पेन में, ये सब मिलता है हम लोग को। ठीक है, ये स्पेन भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, स्पेन में भी मिल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राचीनतम में भी भारत में भीमबेटका जो है जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी मध्य प्रदेश में एमपी में है, यहाँ से भी गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है। और ये कितना? तो ये 25,500 ईस्वी पूर्व का मिलेगा, 25,500 ईस्वी पूर्व का मिलेगा। और यहाँ एक देख ले तो 20,000 ईस्वी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि समर्थ उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है? समर्थ उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है? तो ये समर्थ उत्तरजीविता ये देखिएगा डार्विन का सिद्धांत है। कौन सा? चार्ल्स जो डार्विन है ये सिद्धांत देते हैं। इन्हीं का सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। जो चार्ल्स डार्विन है ये विकासवादी सिद्धांत भी देते हैं, विकासवादी सिद्धांत। अभी इस विकासवादी सिद्धांत क्या होता है ये देखेंगे। चार्ल्स डार्विन का कहना था विकासवादी सिद्धांत में कि शुरुआत में जो जीव है वो बिना कोशिका के उत्पत्ति हुआ था जीव का, यानी कि उसमें कोई कोशिका नहीं था। जीव जो शुरुआती दौर में उत्पत्ति हुआ तब हम लोग देखे थे कि जो जल की तरह लसलसे पदार्थ, लसलसे यानी कि काई के रूप में फिर जीव आएगा। फिर उसके बाद देखिएगा आप लोग, मतलब कि जो जीव का वो है पानी से ही हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे होगा जीव का। तो लसलसे पदार्थ का होगा, फिर उसके बाद कुछ बड़े जीव का होगा। ठीक है, यानी कि जल में रहने वाले ही जीव का होगा। फिर जब जल से निकलेंगे तो जल और थल दोनों यानी कि उभयचर जीव का जन्म होगा। ठीक है, जो भी उभयचर जीव है उसका जन्म होगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि केवल जमीन पे रहने वाले जीव आएंगे। फिर जब जमीन पर रहने लगेंगे तो उसके बाद उड़ने वाले जीव आ जाएंगे। उसमें भी उड़ने वाले में भी कम उड़ने वाले जीव वो पहले आएंगे और ज्यादा उड़ने वाले जीव बाद में आएंगे। यानी कि जैसे जैसे देख लीजिए कि पानी से निकल रहा है और आकाश की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे मतलब जितना ऊंचा जीव होगा वो उतना पुराना होगा, बाद में मतलब उसका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मानव प्राणियों का हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम प्रादुर्भाव अफ्रीका में देखने को मिलता है। और इसका जो मानव का उद्भव है वो कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में माना जाता है। तो अफ्रीका में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले मानव के क्रम में कि एक रामापिथेकस देखने को मिले, रामापिथेकस। लेकिन इसको हम लोग आदि मानव नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है जंगलों में ही रह गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस आते हैं। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 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 ऑस्ट्रेलोपिथेकस आते हैं। और इसकी खोज जो है रेमंड डॉट ने 1924 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1924 ईस्वी में किए थे। इसको आदि पूर्वज मानते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि पूर्वज मानते हैं इसको। यह भी एक अफ्रीकन सी था। ठीक है, यह अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान से मिला था। उसके बाद कौन आएंगे? होमो हैबिलस आएंगे। ठीक है, होमो हैबिलस ये क्या है? ये कारीगर मानव, ये हाथों से अपना औजार बनाने लगता है। फिर
होमो इरेक्टस आएंगे। होमो इरेक्टस क्या है? होमो इरेक्टस में भी हम लोग दो भाग करके देखे थे। कौन सा? एक जावा मानव, एक पिकिंग मानव। पिकिंग मानव चीन में मिलता है, जावा मानव इंडोनेशिया में मिलता है, लेकिन ये दोनों मानव नरभक्षी रहते हैं। और बात एक, होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होता है, ठीक है, होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होता है। उसके बाद नियंडरथल आएंगे। नियंडरथल क्या होता है ये देखेंगे हम लोग कि ये मैंने दफनाने का काम शुरू कर देता है, श्रम विभाजन करता है, गुफा विभाजन करता है। कौन? नियंडरथल। उसके बाद हम लोग देखे थे क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन का उद्भव, इसको आधुनिक मानव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्रोमैग्नन को हम लोग आधुनिक मानव से के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके बाद आएगा तब हम लोग को होमोसेपियंस, 40,000 ईस्वी पूर्व में होमोसेपियंस का उद्भव होगा, ठीक है। फिर देखेंगे अमेरिका में रेड इंडियन का उद्भव होगा। अमेरिका में रेड इंडियन का उद्भव होगा। अच्छा, होमोसेपियंस क्या होता है? तो यह मानव का, याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। होमो का मतलब क्या होता है? आदमी होता है, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है? आदमी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम प्रमाण किस काल से में मिलता है? तो देखिए, ये देखने का आप लोग को कहीं कहीं 9 पाषाण भी मिल जाएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो पूरा पाषाण काल होगा। पूरा पाषाण काल। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है उसका वो, एक और बात है, यहाँ पूरा पाषाण काल में आप लोग को दो काल मिलेंगे देखने को। एक तो 50 लाख से मिलेगा, 50 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। पूरा पाषाण काल आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि जो ये मध्य पाषाण काल आएगा, तो ये 10,000 से आपको ये 5,000 तक देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि आता है ये नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल जो है ये, सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये 50 लाख नहीं होता, ये 25 लाख होता है। ये क्या होता है? 25 लाख से 10,000 तक, 10,000 तक ये मिलेगा। कौन? पूरा पाषाण काल। फिर 10,000 से आप देखिएगा कि 10,000 से 5,000 ईस्वी तक मध्य पाषाण काल मिलेगा। ये कितना से मिलेगा? 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व तक मिलेगा। वही नौ पाषाण काल जो है, नौ पाषाण काल आपको मिलेगा 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक, 1,000 ईस्वी पूर्व तक। ये आपका काल हुआ। गुफा चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से कब मिलेगा? तो ये गुफा चित्रकारी का साक्ष्य आपको पूरा पाषाण काल से मिलेगा। पूरा पाषाण काल से गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो गुफा चित्रकारी है ये कैसे कैसे आया है। तो हम लोग देखे थे पीछे भी कि 27,500 ईस्वी पूर्व में, 27,500 ईस्वी पूर्व में गुफा चित्रकारी देखने को मिलता है 3 जगह से, अफ्रीका से, फ्रांस से और स्पेन से। फिर भारत में हम लोग देखते हैं 25,500 ईस्वी पूर्व में, 25,500 ईस्वी पूर्व में कहाँ से? भीमबेटका एमपी से सबसे प्राचीनतम गुफा चित्रकारी देखने को मिलता है, जो कि 20,000 ईस्वी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से चित्रकारी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और बात है, जो क्रोमैग्नन है ना, यही गुफा चित्रकारी की शुरुआत करता है। क्रोमैग्नन जो है मानव, यही गुफा चित्रकारी की शुरुआत करता है, ठीक है। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अल्टामीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? अल्टामीरा गुफा जो है किस देश में मिला है? तो अल्टामीरा गुफा ये स्पेन में मिला है। गुफा चित्रकारी का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ? पूरा पाषाण काल में मिलता है, ठीक है, 27,500 ईस्वी में। अब भारत में कहाँ? तो यही भीमबेटका में गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है 25,000 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया मिलता है 20,000 ईस्वी पूर्व में। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि अग्नि का उपयोग मानव के कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया? माने अग्नि का उपयोग मानव के कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया, ठीक है। तो जो अग्नि का आप लोग प्रयोग देखेंगे तो यह 14 लाख वर्ष पूर्व ही अग्नि का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। आग का खोज देखिएगा आप लोग के पूरा पाषाण काल में। कब? पूरा पाषाण काल में आग का, यही पूरा पाषाण काल में आग का खोज होगा। आग का खोज पूरा पाषाण काल में होगा। और
इसी पूरा पाषाण काल में देखेंगे मानव बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता है। चित्रकला का भी शुरुआत यहीं से होगा, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे कि पशुपालन का प्रारंभ हो जाएगा। नव पाषाण काल में व्यापक पशुपालन हो जाएगा। पहिया का खोज नव पाषाण काल में, कृषि कार्य प्रारंभ नव पाषाण काल में होगा। खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक बन जाएगा मानव। चाक का भी प्रयोग करने लगेगा। मिट्टी का बर्तन, वही जो मृद भांड कहते हैं उसको, ये उसका यूज ये लोग करने लगेंगे। चलिए 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं। होमो हैबिल्स का जीवाश्म 22 लाख वर्ष पूर्व मिला है। क्या 22 लाख पूर्व मिला है? इसी होमो हैबिलस को लोग इसको कारीगर मानव मानते हैं। कारीगर मानव इसको मानते हैं क्यों? क्योंकि यह हाथों से अपने हथियार बनाने लगा था। होमोसेपियंस का खोज कब हुआ था? होमोसेपियंस का खोज कब हुआ था? 40,000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। तो जो होमो इरेक्टस है इसका प्राचीनतम जीवाश्म हम लोग देखेंगे कि एशिया तथा अफ्रीका से ये होमो इरेक्टस के जीवाश्म पाए गए हैं। होमो इरेक्टस के हम दो भाग बताए थे, कौन कौन से? एक जावा मानव, एक पिकिंग मानव। पिकिंग मानव चीन से मिला है, जबकि जावा मानव इंडोनेशिया से मिला है। जो पिकिंग मानव है इसका नाम सिंथ्रोपस मानव है। पिकिंग मानव का नाम सिंथ्रोपस मानव है, जबकि जावा मानव का नाम पिथेकेंथ्रोपस मानव है इसको, ठीक है। यह दोनों क्या था? नरभक्षी था। होमो इरेक्टस यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा हो रहा है, ठीक है। रामाफिथेकस क्या? 4 पैरों पर खड़ा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पर खड़ा होना मैंने कोशिश किया। जबकि होमो हैबिलस क्या? हाथों से औजार बना रहा और इसको कारीगर के रूप में जानते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, कि कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम खत्म कर देंगे इस चैप्टर को।